हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टॉक टॉक सीरीज, जहां पर हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि उन स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। उनका पूछना था कि क्या हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से ज्यादा हो। ये क्वेश्चन मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जानने बड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि वो स्टॉक मार्केट में हो रहे लॉसेस को कंट्रोल कर सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है हर्ड मेंटालिटी एंड स्पेकुलेशन। हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है भेड़ चाल, यानी कि अगर कोई इंसान एक चीज कर रहा है या फिर कह लो कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक चीज कर रहे हैं तो बाकी के लोग भी देखा देखी उनसे इंस्पायर होकर उस चीज को करने लग जाते हैं बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छे से जाने। तो स्टॉक मार्केट में तो सबसे पहले समझिए कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा ट्रांसफर होता है। पैसा कहाँ से ट्रांसफर होता है? जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की एबीसी भी नहीं पता, उनकी जेब से पैसा ट्रांसफर होता है उनकी जेबों में, जो स्टॉक मार्केट को घोल के पी चुके हैं। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज नहीं होती स्टॉक्स को चूज करने के लिए। तो वो हमारी इसी लैक ऑफ नॉलेज का फायदा उठाते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि हम सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हर्ड मेंटालिटी यानी कि भेड़ चाल का शिकार हैं। अगर हमारा कोई दोस्त कोई स्टॉक खरीदेगा, हमें रिकमेंड करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम उस स्टॉक के बारे में जरूर सोचेंगे। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनको ये चीज़ें अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स की एनालिसिस कैसे करते हैं, सोशल मीडिया से, या फिर उनके किसी यार दोस्त ने उन्हें टिप दे दी, या किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से उन्हें कोई सजेशन आ गई, या फिर उन्होंने न्यूज़ चैनल पे या अखबार में कहीं से पढ़ लिया। रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी तरह का कोई भी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते और इसी चीज का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसी चीज का फायदा उठाकर अपना महंगा माल, सॉरी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना सस्ता माल महंगे में बेचकर शेयर से निकल जाते हैं, और हम रिटेल इन्वेस्टर्स इसी ख्याल में रह जाते हैं कि कब ये शेयर बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है हर्ड मेंटालिटी या स्पेकुलेशन। हर्ड मेंटालिटी को यूज करते हुए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट करते हैं चीज़ों को, स्टॉक्स को स्पेकुलेट करते हैं, और फंसता कौन है? आपके और मेरे जैसे भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप का सीधा सा मतलब है कि किसी स्टॉक के प्राइस को कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर लेके जाते जाना और एकदम से फिर से डंप कर देना, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेना। वॉरेन बफे का एक बहुत ही फेमस कोट है कि हमें ऐसे स्टॉक से डरना चाहिए जो बिना किसी रीजन से ऊपर के ऊपर जाते चले जा रहे हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिना किसी जांच पड़ताल किए, बिना कोई एनालिसिस किए जो स्टॉक भाग रहा होता है उसमें घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि चलो आज कोई स्टॉक 10% चढ़ा है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये 50% का रिटर्न दे दे। बस यही मेंटालिटी उन्हें पंप एंड डंप स्कीम में फंसा देती है। पंप एंड डंप स्कीम बेसिकली ये है कि कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कह लो या कोई ग्रुप ऑफ पीपल कह लो कि वो किसी स्टॉक को अपना पैसा, खुद का पैसा लगा के उसको 20 गुना 30 गुना ऊपर ले जाते हैं और फिर एकदम से सारे के सारे शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और फंसता कौन है इस पंप एंड डंप स्कीम में? हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब किस स्टॉक में एंट्री लेनी है और कब किस स्टॉक से एग्जिट लेनी है। बस इसी चक्कर में वो अपना सारा का सारा पैसा इसी पंप एंड डंप स्कीम में लगा देते हैं और फिर वो इंतजार करते हैं कि कब हमारा पैसा रिकवर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पहले पॉइंट में कहा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना सस्ता माल हमें महंगे में बेचकर निकल जाते हैं और फंस जाते हैं हम जैसे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये दूसरा रीज़न है कि क्यों मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स बड़ी ज़्यादा हों। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न सामने निकल कर आता है वो है वोलेटिलिटी एंड इमोशनल ट्रेडिंग। देखिए, अगर आप इमोशनली वीक हैं या फिर आप अपने इमोशन के बेसिस पर कोई भी लाइफ का डिसीजन लेते हैं तो ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर यू। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं है जो थोड़े इमोशनल है या फिर इमोशंस में आकर किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं। स्टॉक मार्केट गेम है प्रैक्टिकल लोगों की। फॉर एग्जांपल,
मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जो जो चीज़ें मैं भी करता था, मैं अपनी ही लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि शुगर स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा राइज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि शुगर के बिना, शुगर की कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और शुगर के बिना शायद ही घर में कोई घर ऐसा होगा जिसमें चाय बनती होगी। कुछ मीठा बनना हो, कुछ भी बनना हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, शुगर की ज़रूरत हर चीज़ में होती ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद शुगर सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेगा। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा शुगर सेक्टर में लगा दिया, बिना ये जाने कि शुगर सेक्टर जो है वो एक सिक्लिक सेक्टर है। वो सरकार के कंट्रोल में ज़्यादा रहता है। सरकार जब चाहे शुगर की प्रोडक्शन को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, जब चाहे उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। तो ये चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी। लेकिन जो समझदार लोग थे, जिन्होंने स्टॉक मार्केट को घोल के पिया हुआ था, जिन्हें पता था कि ये एक सिक्लिक सेक्टर है, तो इस सिक्लिक सेक्टर से हमें दूर रहना है, तो वो शुगर सेक्टर से दूर रहे। और फँसा कौन? मैं। मेरे जैसे और ना जाने कितने रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इमोशंस में आकर फैसला लिया और बहुत सारा नुकसान किया। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के ज़रिए अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं, और उनसे जुड़कर अलग अलग स्टॉक की स्कीम्स लेकर आते हैं, और वो स्टॉक के नाम या स्टॉक की स्कीम्स उनके दिमाग में ऐसे छप जाती हैं कि वो बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई एनालिसिस किए अपना सारा का सारा पैसा इन्हीं स्टॉक्स में लगा देते हैं। सो आपको, अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं, तो आई हाईली सजेस्ट यू कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से बचें, या फिर अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करें कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना शुरू करे, इमोशंस को साइड पर रख के प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करे, जिससे आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो या रिटेल इन्वेस्टर थोड़े इमोशनल होते हैं, इसलिए वो ऐसे स्टॉक्स में घुस जाते हैं जिनमें उन्हें नहीं घुसना चाहिए, या फिर उन्हें ज़बरदस्ती किसी पंप एंड डंप स्कीम के चलते घुसाया जाता है, उनके इमोशंस को उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये भी रिटेल इन्वेस्टर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको देखते हुए मैं उन स्टॉक से दूर रहता हूँ जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेरेटिव फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। रीजन नंबर 4 हमारे सामने निकल कर आता है, लो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वीक कॉन्फिडेंस। जरा आप खुद सोचिए कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, वो रिटेल इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा समझदार है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जब वही किसी स्टॉक में खुद का पैसा नहीं लगा रहे, तो क्यों हम उन स्टॉक्स में पैसा लगाते चले जाते सिर्फ इसी उम्मीद में कि क्या पता हमारे पैसे लगाने से वो स्टॉक ऊपर चला जाए। एक पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान खुद के पैसे ऐसी जगह नहीं लगा रहा जिसमें उसे ग्रोथ नहीं नज़र आ रही, तो डेफिनेटली हमें हमें भी वैसी चीज़ों में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसमें ग्रोथ नहीं हो। हम क्या करते हैं, वही जो मैंने पहले कहा कि इमोशनल होकर सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमने आज पैसा लगाया और हमारे जैसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो पैसा लगाएंगे और उनका पैसा बढ़ जाएगा। बट ट्रस्ट मी, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप कभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मुकाबला पैसों के मामले में कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास प्लेंटी ऑफ मनी है। प्लेंटी ऑफ मनी मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला अनगिनत पैसा है उनके पास। और रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके पास क्या है, महीने का मुश्किल से 10,000 5,000 इतना पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, और इतना पैसा इन्वेस्ट करके वो सोचते हैं कि क्या पता हमारे पैसा लगाने से चीज़ें सुधर जाएं। ट्रस्ट मी गैस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की चाल को समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में एक लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं। आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों की गतिविधियों को बहुत बारीकी से नोट करना पड़ेगा कि वो कौन से स्टॉक्स में घुस रहे हैं, कौन से स्टॉक्स से निकल रहे हैं, वो किन सेक्टर्स को लेकर बुलिश हैं और किन सेक्टर्स को लेकर बेरिश हैं। तो इसलिए अगर किसी स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं और फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का उस स्टॉक में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको भी ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। अगर बड़े लोग इसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे, तो डेफिनेटली आपका पैसा या तो बहुत बुरी तरह से पिटेगा या फिर आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा चांस भी हो, अगर वोलेटिलिटी कम हो, लिक्विडिटी कम हो, तो ऐसा हो सकता है हाई चांसेस कि आप शायद प्रॉफिट होने के बाद भी उस स्टॉक को बेच ना पाओ, क्योंकि जब सामने से कोई खरीदार ही नहीं होगा तो आप सामान किसको बेचोगे, आप शेयर किसको बेचोगे अगर कोई आपका सैलरी नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग नॉर्मल हो और कम हो फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से कंपैरेटिव। सो द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्जिट बिकम्स हार्डर। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, हर्ड मेंटालिटी के चलते, लोगों की बातों में आकर, न्यूज़ पढ़कर, टेलीग्राम से टिप लेकर ऐसे स्टॉक्स में घुस जाते हैं जिनसे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
अभी इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा ऐसे स्टॉक्स की जिसमें जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट मारी और रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ बढ़ के उस स्टॉक में हिस्सेदारी ली। तो आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि चार्ट पे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं। मतलब मतलब हाल ऐसा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स को एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो सारा का सारा माल, सस्ता माल महंगे रेट में रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच के उस स्टॉक से निकल गए। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें चार्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है। तो यस, एग्जिट लेना ऐसे स्टॉक्स में रिटेलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते कि क्या हमें ऐसे स्टॉक्स को बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती रिटेल इन्वेस्टर यही करता है कि वो बेकार से स्टॉक को एवरेज आउट करना शुरू कर देता है। मेरा यकीन मानिए, जितनी बेकार कंपनी में आप जितना पैसा और डालते जाओगे आप उतनी बुरी तरह से फंसते चले जाओगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा, आप बस सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाएंगे, या तो मैं जो पैसा लगाया उसको भूल जाऊँ कि आज नहीं तो 5 साल बाद 10 साल बाद कभी ना कभी तो स्टॉक चलेगा, कभी ना कभी तो मेरे पैसे रिकवर होंगे। या फिर दूसरा पॉइंट है लॉस बुक करो। लॉस यानी कि हेफ्टी लॉस बुक करो, बड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा। फिर राकेश झुनझुनवाला जी की बात एक याद आती है कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप छोटे लॉसेस बुक नहीं कर सकते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मदर ऑफ ऑल लॉसेस बुक करना पड़ेगा। और वही चीज़ रिटेल इन्वेस्टर्स का अक्सर होती है। और वो करते कौन है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसमें पैसा ट्रांसफ़र होता है उनकी जेब से जिनको कुछ नहीं आता और जाता है उनकी जेब में जो स्टॉक मार्केट में कई एक अरसे से हैं, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो उनकी जेब में वो सारा का सारा पैसा आपका शिफ्ट होता है। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहें, ऐसे स्टॉक से बचें कि जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी थोड़ी ज़्यादा हो। तो क्या हमें ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या हमारे सेफ्टी कॉजेज़ होने चाहिए, वो आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले एग्जांपल की, जो है आवास फाइनेंसियर्स। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए पब्लिक होल्डिंग्स को। दिसंबर 2024 में पब्लिक की होल्डिंग थी 13.87% और मार्च 2025 आते तक वो 13% की होल्डिंग बढ़कर होगी 33% की। और ठीक इसके उल्टा देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनकी होल्डिंग्स 34% थी दिसंबर 2024 में, और मार्च 2024 आते आते वो होल्डिंग्स रहेगी 29%, यानी कि 4% के करीब उन्होंने कम कर दी। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देखिए जिनकी दिसंबर 2024 में होल्डिंग्स थी 25% और मार्च 2024 तक आते आते वो होल्डिंग्स रहेगी 10.75% की। आप देख सकते हैं कि मतलब डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस स्टॉक से निकल रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स आम पब्लिक उस स्टॉक में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। रिजल्ट आपके सामने है। और ये चीज़ मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन सब चीज़ों में से निकले, इस स्टॉक से निकले, तो स्टॉक में कितना ज़्यादा फॉल आया। और फंसा कौन? आपके और मेरे जैसे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स। अब दूसरा स्टॉक देखिए जिसका नाम है टीटागढ़ रियल सिस्टम। पब्लिक की होल्डिंग देखिए लगातार जून से बढ़ती ही चली जा रही है। जून में जहां पब्लिक की होल्डिंग 25% के करीब थी, मार्च 2024 आते आते वो होल्डिंग 34% तक पहुंच गई। और ठीक इसके उल्टा अगर फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार इस स्टॉक से जून से निकलते चले आ रहे हैं। यहाँ जून 2024 में फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स 19% थी, तो वो मार्च 2025 आते आते वो होल्डिंग रहेगी सिर्फ 11% की। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिनकी जून 2024 में 14% की होल्डिंग थी वो रहेगी 13% की। आई नो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा होल्डिंग्स को कम नहीं किया, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स जहाँ निकल रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जहाँ निकल रहे हैं, वही पब्लिक देखिए अंधों की तरह अपना पैसा झूमती चली जा रही है। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन सब चीज़ों में से बाहर, इस स्टॉक से बाहर निकले, तो चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाकर कि मतलब कितना ज़्यादा फॉल आया इस टीटागढ़ रियल सिस्टम में। मतलब 52 वीक हाई से इतनी बुरी तरह से स्टॉक गिरा है ना, बस सितंबर के बाद से स्टॉक ने मतलब देखा ही नहीं हो कि ऊपर जाना होता क्या है। लगातार लोअर पे लोअर लगते ही जा रहे हैं। और फंस कौन रहा है? आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। और फंसाया किसने? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो है स्टर्लिंग एंड विल्सन। आप देख सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग देखिए जून 2024 से लगातार बढ़ती चली आ रही है। जून 2024 में जो पब्लिक की होल्डिंग 28% के करीब थी वो मार्च 2025 आते आते 38% तक पहुंच गई। और फॉरेन इन्वेस्टर्स
जो 10% पे थे जून 2024 में, वो मार्च 2025 आते आते सिर्फ 8% पे रह गए और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 10 से 7.5% पर चले गए। यानी कि इसको भी चार्ट पे देखेंगे और आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक से निकलते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स जब फंसते हैं तो स्टॉक कितनी बुरी तरह से पिटता है। आप कितना भी पैसा लगाते जाओ, इस सिनेरियो में आप कितना भी पैसा लगाते जाओ, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे अगर आप ट्रेंड के ऑपोजिट चलेंगे। जब बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स निकले तो स्टॉक का ट्रेंड एकदम से चेंज हो गया, जिसे कोई रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे पकड़ सकता था जब तक उसे टेक्निकली या फंडामेंटली कोई नॉलेज ही नहीं होगी। तो आगे मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊंगा ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सके कि क्या क्या चीज़ें एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आम रिटेल इन्वेस्टर के साथ करते हैं, और बाद में रिटेल इन्वेस्टर बेचारे फंसने के बाद वेट करते हैं कि कब हमारा पैसा रिकवर होगा ताकि हम इसको कहीं और लगा सके या फिर स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए एग्जिट ले सके। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आवास फाइनेंसेस का चार्ट। मार्च महीने में 27 मार्च तक पहले सारे के सारे फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस स्टॉक को पंप करते हुए यहाँ तक ले आए। उसके बाद क्या हुआ कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एंट्री करना शुरू की। रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को 2080 के लेवल से इस स्टॉक को ले गए 2213 रुपये तक, और उसके बाद से देख सकते हैं कि स्टॉक में एक शार्प फॉल देखने को मिला है। 23 अप्रैल से स्टॉक गिरना शुरू हुआ है और अभी तक ये ऑलमोस्ट 17% के अराउंड गिर चुका है अभी, और ये कितना नीचे और जा सकता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। समझने वाली बात यह है कि जिस मार्च महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस स्टॉक से एग्जिट ले रहे थे, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को लगातार बढ़ाने में लगे हुए थे। अभी हमने बात की कि इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स ने 13% से अपनी होल्डिंग को 33% तक बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि इस जोन में रिटेल इन्वेस्टर्स कितनी बुरी तरीके से फंस रखे हैं कि मतलब उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि स्टॉक को एवरेज करे या फिर इसमें अपना लॉस बुक करे, क्योंकि ये स्टॉक एक फॉलिंग नाइफ के जैसे है जो इतना तीखा है कि मतलब इतना तीखा है कि जिसमें जो भी हाथ डालेगा उसका हाथ कटना तय है। आप देख सकते हैं एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है स्टॉक में। ये देखिए यहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हुआ और लगातार गिरता ही चला जा रहा है। एक वी शेप फॉल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक पहले थोड़ा साइडवे हुआ फिर गिरा, फिर साइडवे हुआ फिर गिरा, नहीं, एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। और जिस स्टॉक में शार्प फॉल देखने को मिले उसके रिकवरी के चांसेस थोड़े मुश्किल ही लगते हैं। तो मुझे अभी फिलहाल इस स्टॉक में रिकवरी के चांसेस कोई खास नज़र आ नहीं रहे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि स्टॉक में रिकवरी आ सकती है या आप इस स्टॉक का फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस स्टॉक का नाम हमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये चार्ट है हमारे पास टीटागढ़ रियल सिस्टम का। आप देख सकते हैं कि जून महीने के बाद से सभी के सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब इस स्टॉक से निकल रहे थे और रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में एंट्री ले रहे थे। अब देखिए इस स्टॉक ने गिरना शुरू किया और अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया। 27 जून से स्टॉक ने गिरना शुरू किया और 25 नवंबर तक आते आते ये स्टॉक 43% से गिर चुका है और अभी भी ये गिरावट कायम है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर रुकने का नाम नहीं ले रहा है स्टॉक, मतलब गिरता ही चला जा रहा है। और फंस कौन रहा है? आपके और मेरे जैसे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्हें चार्ट्स देखने आते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि स्टॉक का प्राइस एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। उस समय बहुत सारा नाम था रेलवे स्टॉक्स का और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चला था कि रेलवे स्टॉक्स बने रॉकेट वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या, और इसी चीज़ों को देखते हुए सभी रिटेल इन्वेस्टर्स ने रेलवे स्टॉक्स पे भर के हिस्सेदारी ली। और यही कारण है, ये देखिए कैसे ये स्टॉक 16 फरवरी 2024 से लगातार ऊपर की ओर चलता हुआ गया। 1902 रुपीज़ का इसने अपना हाई बनाया। उसके बाद से ये स्टॉक ऐसा गिरना शुरू हुआ कि सीधा आके रुका है ये 741 रुपीज़ के लेवल पे, और गिरावट अभी भी चालू है। अभी भी कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बता नहीं सकता कि ये स्टॉक कब रिकवरी करेगा, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं। जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी आप रिटेल इन्वेस्टर्स में, मेरा यकीन मानिए, आप बहुत बुरी तरह से फंसते ही चले जाएंगे, चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे कितना ही बेहतरीन स्टॉक क्यों ना हो। तो ये रीज़न है मेरा कि इसलिए मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करता जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बाकी के इन्वेस्टर्स से ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। तो ये रीज़न आपके सामने मैंने दिखा दिया, एक आवास फाइनेंसेस का और एक टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स का। अब तीसरा चार्ट हम डिस्कस करेंगे अपने स्टर्लिंग एंड विल्सन का, उसमें तो इससे भी ज़्यादा बुरे हाल हैं। तो ये है हमारे पास स्टर्लिंग एंड विल्सन का चार्ट SW सोलर का। आप देख सकते हैं सितंबर महीने से जब से फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने निकलना शुरू किया, इस स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हो गई और रिटेल इन्वेस्टर्स बेवकूफ़ बेचारे
उसी स्टॉक में पैसा लगाते चले गए और आप देख सकते हैं कि 745 के लेवल से स्टॉक ने गिरना शुरू किया और कहाँ जाके रुका अभी 260 रुपीज़ के ऊपर। और अभी भी ऐसा नहीं है कि इसमें रिकवरी के चांसेस आ गए हैं या इसका बेस बन गया है, कुछ नहीं कह सकते। अभी भी स्टॉक में अभी भी कह लो कि ऊपर का मोमेंटम स्टॉक में आया ही नहीं है। लगातार ये स्टॉक इतनी बुरी तरह से गिरा, इतनी बुरी तरह से, मतलब कि मैं स्केल में अगर नोट भी करना चाहूँ 16 सितंबर 2024 से 11 फरवरी 2025 तक ये स्टॉक 60% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। और गिरावट उसके बाद भी अभी कितनी ज़्यादा अभी आनी बाकी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। एक देखो, यहाँ भी एक वी शेप फॉल देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में ये बता रहा है कि इसमें और ज़्यादा फॉल आ सकता है। तो यही दोस्तों, यही रीज़न है कि मैं क्यों ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ। मैं क्यों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर, इन तीनों की होल्डिंग चेक करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। यही कारण है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अफवाह उड़ाओ, थोड़े से पैसे लगाओ, शेयर को थोड़ा पंप करो। रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या है, उन्हें कुछ नॉलेज तो होती नहीं, वो फंसते चले जाएंगे और जब वो पूरी तरह से फंस जाएंगे तो उस पंप किए हुए स्टॉक को एकदम से डंप करके हम इसको इतनी बुरी तरह से गिरा देंगे कि दोबारा स्टॉक शायद कभी खड़ा भी ना हो पाए। अब जो लोग इसमें फंस चुके हैं या फंसे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। जिस लेवल पे उन्होंने खरीदा है, 700 के लेवल पे जहाँ पे उन्होंने खरीदा है, वहाँ तक कब जाएगा और तब हम बाहर निकलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक जाना अभी नियर टाइम में पॉसिबल होगा इस स्टॉक के लिए, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही मेजर अपडेट नहीं आ जाता इस कंपनी की तरफ से, या फिर इस कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं हो जाती, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व होगा और स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। तो अब सवाल आता है कि जब इतनी सारी धांधली चल रही है, इतने सारे स्कैम्स हैं, हमारी हर्ड मेंटालिटी को यूज़ करते हुए, हमारी लैक ऑफ नॉलेज को यूज़ करते हुए फंसाया जा रहा है, जैसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम एक सेफर अप्रोच कौन सी होगी जिसको यूज़ करके हम ऐसे स्कैम से या स्पेकुलेशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा एजुकेट करो। स्ट्रॉन्ग हैंड ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जितना हो सके अपने फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स के ऊपर काम करो, इसे स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि अगर आपको टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स किसी के देखने आ जाएंगे तो कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर या कोई भी बड़े से बड़ा स्पेकुलेटर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दूसरा पॉइंट है, डोंट बाय स्टॉक्स ओनली बेसिस ऑफ न्यूज़ एंड सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आज बहुत सारे लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, अफवाह फैलाने के लिए, हेट फैलाने के लिए और भी अपने अपने प्रोपेगेंडा सीधे करने के लिए। तो आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक मार्केट का एक बहुत लंबा ट्रेंड चल रहा है। हर कोई स्टॉक मार्केट की बातें कर रहा है, कि जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी कह रहा है कि मैंने इस स्टॉक में पैसा लगाया, मैंने उस स्टॉक में पैसा लगाया। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो अपना फेक लाइफस्टाइल शो करके आपको झांसे में लेते हैं और आपको कोई ना कोई ऐसा स्टॉक बता देते हैं जो ना तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है और ना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होता है। और फंसता कौन है? आपका पैसा देखो, आपका पैसा है और आपको ही बचाना है कि आप कैसे बचा सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ऑलवेज चेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्डिंग फर्स्ट बिफोर इन्वेस्टिंग। हमेशा फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स को चेक करो। अगर वो पिछले 2 या 3 क्वार्टर से लगातार कम होती चली जा रही है, देन इट्स अ रेड सिग्नल। आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है और जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी ऐसे स्टॉक से दूर रखना है। क्योंकि हो सकता है कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में उन्होंने इतनी होल्डिंग्स ना बेची हों, जो आने वाले इस क्वार्टर में वो अपनी सारी होल्डिंग्स बेच दें। वही चीज़ हो जाएगी कि पहले पंप करेंगे फिर एकदम से डंप कर देंगे। आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनमें इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, यानी कि उन्हें इस स्टॉक में या किसी कंपनी में एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो उस स्टॉक को आप फंडामेंटली देखें, फिर टेक्निकली देखें कि प्राइस कैसे उसका काम कर रहा है, क्या उसका प्राइस जस्टिफाई अपने आप को कर भी रहा है या नहीं। जब ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन सिग्नल हो जाए तो ही उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ऐसे स्टॉक से दूर रहे। चौथी चीज़ है, अवॉइड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एट हायर प्राइसेस। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में, या कह लो कि अपने हर जो भी मुझसे पूछता है कि मैं कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं उसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि ऐसे स्टॉक से दूर रहे जो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। क्योंकि मार्केट में एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी ऑल टाइम हाई चल रहे स्टॉक्स को बहुत बुरी तरह से गिराती है, स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप। जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं,
तो हमें ऐसे स्टॉक्स में नहीं एंटर करना चाहिए। ये किसी बारूद से कम नहीं है। आई रिपीट, जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक ऑल टाइम हाई रेंज में चल रहे हैं वो किसी बारूद से कम नहीं है। ये जब फटेंगे तो ऐसे फटेंगे कि आपके पास शायद कुछ भी ना बचे, आपके पैसों का शायद कुछ वैल्यू रहे ही ना। तो ये चीज़ें हमने पास कई सालों में देखी हैं, चाहे वो कोविड का क्रैश हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो ट्रंप की पॉलिसीज हो, किसी भी चीज़ में हो। जब भी स्मॉल कैप मिड कैप ऊपर से गिरते हैं, हाई रेंज से गिरते हैं, तो वो मतलब एक कह लो कि वो नंगी तलवार जैसे हैं जो इतनी तेज़ी से नीचे गिरते हैं कि उसको जो भी हाथ लगाएगा उसका हाथ कट जाएगा। तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, हाई प्राइजेस पे चल रहे हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको मैं पर्सनली देखता हूँ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले, और मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर से ज़्यादा हो। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का ऐसी डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम हमें लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सारे के सारे डाउट्स दूर कर सकूं। और आपका कोई भी डाउट हो, कैसी भी क्वेरी हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ जो मैं आपको खुल के किसी भी तरह की कोई एडवाइस कर सकूँ। हाँ, मैं NISM सर्टिफाइड ज़रूर हूँ, लेकिन स्टिल मैं किसी को किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं देता जिससे कल को मुझे किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वर्थ इट लगी, अगर आपको लगा कि मेरे इस नॉलेज ने आपको थोड़ी सी भी आपको वैल्यू प्रोवाइड की हो, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।